एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्त, हमने जो है पेपर नंबर 1 के सिलेबस के बारे में चर्चा ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है? और इसके पहले 2 क्लासें इसकी हो भी चुकी हैं, तो इसके सिलेबस के बारे में और इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आपने अगर उनको नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है? बात करें जो आज की क्लास का प्रश्न होने वाला है, वो होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त तीसरा नंबर प्रश्न कि मनु के राज्य सिद्धांत का आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है? मनु ने जो राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो देखते हैं इसका जवाब हमें किस प्रकार से देना होगा। तो इसका जवाब हमें कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि मनु स्मृति के 9वें अध्याय में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मनु स्मृति के कौन से अध्याय में? तो 9वें अध्याय में समाज की व्यवस्था और राज्य के सिद्धांत की विवेचना की गई है। किसकी विवेचना की गई मेरे प्यारे दोस्त? तो समाज की व्यवस्था और राज्य के सिद्धांत की विवेचना की गई है। जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है, इसके अंतर्गत मनु ने समाज के सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के अधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा की है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम बात करें सामाजिक व्यवस्था की तो ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है मनु ने क्या किया है, समाज के सभी व्यक्तियों को और सभी संस्थाओं के अधिकारों का और उनके कर्तव्यों का जो है क्या किया है, वर्णन किया है या चर्चा किया है कह सकते हैं। मनु के द्वारा प्रतिपादित राज्य के सिद्धांत को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत कई सारे भाग बताए गए हैं। तो पहला उनका क्या है, सप्तांग राज्य, ठीक है, सप्तांग राज्य। इसमें जो है राज्य के 7 अंग बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। बात करते हैं आगे, देखें तो यहाँ पे लिखा है यदि वर्तमान की राजनीति से राज्य के तत्वों के विषय में पूछा जाए तो उनके अनुसार चार राज्य के 4 तत्व हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप प्रेजेंट टाइम की राजनीति के अनुसार पूछें, चर्चा करें तो वहाँ पे जो है किसी राज्य का निर्माण करने के लिए केवल 4 तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन कौन सा? पहला तो उनके पास भूमि होनी चाहिए, ठीक है, जगह होनी चाहिए। दूसरी, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा, वहाँ पे संप्रभुता जो है वो पाई जानी चाहिए। ये 4 चीज़ें हों तो आप राज्य का निर्माण वर्तमान समय में कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, मनु के अनुसार राज्य के 7 तत्व हैं। मनु जी ने जो है क्या बताया है, उन्होंने राज्य के 7 तत्व बताए हैं। कौन से? जिन्होंने वह राज्य की 7 विकृतियों के नाम से पुकारते हैं। वे क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो 7 की राज्य की 7 विकृतियों के नाम से इन चीज़ों को, जो ये 7 तत्व हैं, इनको पुकारते हैं। इसीलिए मनु राज्य को सप्तांग भी कहा करते थे। मतलब कह रहे हैं राज्य को वो क्या करते थे, सप्तांग, मतलब जिसके 7 अंग हो उसको सप्तांग कहा जा सकता है। तो इसीलिए वो राज्य को सप्तांग के नाम से भी पुकारते थे। कौन मेरे प्यारे दोस्त? तो मनु जी, ठीक है। मनु के ही शासन में स्वामी, मतलब राजा, पहला तो उन्होंने किसके बारे में चर्चा किया, राजा। दूसरा, मंत्रीपुर अर्थात किला आप कह सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे परकोटा, ठीक है, खाई आदि से सुरक्षित राजधानी। मतलब कह रहे हैं कि किला कैसा होना चाहिए, वो मेरे प्यारे दोस्त परकोटा और खाई आदि से सुरक्षित होना चाहिए। मतलब अगर आप पुराने किलों को देखने जाएं, आगरा वगैरह में जाएं, दिल्ली में जाएं, तो वहाँ पे आप देखने को पाएंगे कि दीवार के किनारे किनारे खाई बनाई जाती थी, उसमें पानी भरा जाता था, काफ़ी गहरी खाई होती थी, उसमें आदमी डूब के मर भी सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इस तरीके से किला होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ें कोई बात की है। पहला तो एक राजा होना चाहिए, दूसरा उसका एक किला होना चाहिए, ठीक है, तीसरा एक राज्य होना चाहिए, चौथा उन्होंने एक कोष के बारे में बात किया है। कोष का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कोष का आप कह सकते हैं राशि कोष, धन कोष ही, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे आपको क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, किसी चीज़ को इकट्ठा करने का, अनाज कोष या फिर आप कह सकते हैं तो किसी चीज़ को इकट्ठा करने के, जिसे आप गोदाम कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा, कितने हो गए यहाँ पे, पहला राजा, दूसरा मंत्रीपुर मतलब जिसे किला कहते हैं, तीसरा राज्य, चौथा कोष और पांचवा उन्होंने बताया है दंड, ठीक है। दंड हमें यहाँ कहाँ बता रहे हैं, चतुरंगिनी अर्थात हैदल। क्या मेरे प्यारे दोस्त, चतुरंगिनी अर्थात हैदल के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखते हैं आगे। चतुरंगिनी अर्थात हदल के बाद ये बताए हैं गजदल, रथ दल और पैदल सेना। हाँ, अच्छा, मतलब यहाँ पे ये सेना की बात कर रहे हैं। गजदल का मतलब होता है जो हाथियों से चलती हो सेना, रथ दल का मतलब जो रथों से चलती हो, पैदल सेना होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से हदल भी होगा कोई, ठीक है। चलिए देखते हैं। तथा उन्होंने जो है ये 7वीं चीज़ उन्होंने क्या बताई है, एक मित्र भी उनके पास होना चाहिए। एक मित्र नहीं, मतलब मित्र होने चाहिए उनके पास, ठीक है। तो ये 7 राज प्रकृति हैं, ठीक है। क्या हैं ये राज की प्रकृतियाँ हैं, इनमें मतलब
इनसे युक्त सप्तांग 7 अंगों वाला राज्य कहलाता है। मतलब इनसे जो मिलके बना हो वही चीज़ क्या कहलाता है, सप्तांग कहलाता है, या 7 अंगों वाला राज्य आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें मनु के अनुसार ये सातों अंग राज्य की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनु जी ने क्या बताया है कि ये जो सातों अंग हैं आपके, ये राज्य की शक्ति के अंदर क्या आते हैं, अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनसे मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। इन सातों तत्वों में से यदि एक तत्व को भी निकाल दिया जाता है तो राज्य अधूरा रह जाता है। वो बोलते हैं कि अगर इन सातों तत्वों में से किसी एक तत्व को आप अगर बाहर कर देते हैं तो आपका राज्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, अधूरा हो जाएगा। मनु ने राज्य की तुलना एक चारपाई से की है। उन्होंने बताया है कि जैसे एक चारपाई होती है जिसके पास 4 पाँव होते हैं, अगर उनमें से एक पाँव भी निकाल दिया जाए तो वो चारपाई नहीं रह जाती, वो किसी काम की नहीं रह जाती। उसी प्रकार से जो है उन्होंने ये राज्य को भी बताया है सप्तांग। उन्होंने बताया है कि इन सातों अंग में से अगर एक भी अलग हो जाता है तो वो राज्य नहीं रह जाता है। जिस प्रकार चारपाई का एक पाया टूट जाने पर भी वह बेकार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार किसी एक अंग के नष्ट हो जाने से राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। कौन कहते हैं, आपके मनु जी कहते हैं जितने भी अंग हैं सभी का अपने अपने स्थान पर अलग अलग महत्व है। वो बताते हैं कि जितने अंगों के बारे में हमने चर्चा की है उन सारे अंगों का जो है अपने अपने स्थान पे अलग अलग महत्व है, किंतु इन सभी के क्या मेरे प्यारे दोस्त, किंतु इन सभी में राजा या स्वामी का महत्व सबसे अधिक माना गया है। मतलब कह रहे हैं इन सातों अंग में जो सबसे प्रभावशाली और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन है, आपका राजा अर्थात स्वामी कह सकते हैं। ठीक है, इन सातों अंगों की अलग अलग विवेचना इस प्रकार है। यहाँ पे इन सातों अंगों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं राजा अर्थात किंग के बारे में। यहाँ पे देखते हैं राज्य सिद्धांत का पहला तत्व राजा है। पहला तत्व किसे माना गया है, राजा को माना गया है। मनु के अनुसार राजा राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। मनु जी ने क्या बताया है कि जो राजा होता है ये राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट जो है पहलू होता है। बात करें राजा की सबसे बड़ी विशेषता प्रज्ञा की रक्षा और जन कल्याण था। मतलब कह रहे हैं कि जो राजा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, वो अपनी प्रज्ञा की रक्षा करे और उसके बाद जो है ये जन कल्याण करे, अपने लोगों का जो है कल्याण करे, उनको उनकी सुरक्षा करे, उनको जो है अग्रसर करे, उनको विकसित करे, डेवलप करे। ठीक है, आगे बात करें, उसे हमेशा प्रजा के हित में ही सोचना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, अपने प्रजा को मेन केंद्र मान करके चलना चाहिए, उसको उसके बारे में ही सोचना चाहिए। जैसा कि मनु ने लिखा है कि राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब कह रहे हैं मनु जी बताते हैं कि जो राजा होता है वो इस पृथ्वी पर एक ईश्वर के रूप में आता है, उसके हाथ में ही सब कुछ होता है। वो चाहे तो अपने जनता को जो है क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है और चाहे तो अपने जनता को 1 मिनट में ख़त्म भी करवा सकता है। राजा ने जिन गुणों या विशेषताओं की विवेचना मनु ने की है वे इस प्रकार हैं। जो राजा की कुछ गुणों की विशेषता और कुछ गुणों या विशेषताओं के बारे में मनु ने बताया है, वो कुछ इस प्रकार से नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। लिखा है पहला तो यहाँ पे कि चारों युग मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, मतलब चारों युग राजा के ही आचार और व्यवहार के परिणाम होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि ये चारों युग किसके परिणाम होते हैं, राजा का कैसा व्यवहार होगा, उसका कैसा आचार होगा, उस प्रकार से यहाँ पे ये युग तय करता है। ठीक है, बात करें इसीलिए राजा को ही युग समझना चाहिए। मतलब कह रहे हैं इसीलिए जो है क्या कहना चाहिए, राजा को ही युग समझना चाहिए। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि अब राम राज होगा। ठीक है, तो राम को ही, राम के राज को ही एक युग की संज्ञा दे दी गई है। राम राज मतलब यहाँ पे एक युग से ले लिया गया है। ठीक है, आगे बात करें, ये चारों युग राजा की निम्न 4 प्रकार की अवस्थाओं के परिणाम होते हैं। कौन कौन सी, पहला यहाँ पे बताया गया है राजा के सोते हुए होने पर कलयुग। मतलब जब राजा सो रहा होता है तो उस समय कलयुग लगा होता है। राजा के जागते हुए होने पर द्वापर होता है और राजा के कर्म से लगे हुए होने पर त्रेता होता है। मतलब जब राजा किसी काम में लगा हो तो उस समय त्रेता युग माना जाता है। राजा के शास्त्र अनुसार विचरण करते हुए होने पर सतयुग होता है। जब राजा किसी शास्त्र के अनुसार बात करने लगे, विचारण करने लगे, चर्चा करने लगे तो उस समय आप सतयुग की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्त, आगे लिखा है कि इसका तात्पर्य यह है कि राजा युग तो नहीं है, मतलब राजा को एक युग तो नहीं कह सकते हैं, किंतु उसे उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। उदासीन का मतलब हुआ ऐसा ना हो कि वो कुछ करता ही नहीं है, बैठा है, बस एक राजा का पद पा गया है, अपना अय्यासी कर रहा है, अच्छे से दारू वगैरह पी रहा है और
नृत्य वगैरह देख रहा है, ठीक है। हमेशा ही उसे अपने कर्तव्य में लगे रहना चाहिए, जो उसका कर्तव्य है उस पे उसका डायरेक्ट फोकस होना चाहिए और उसमें हमेशा उसको प्रयत्नशील और क्रियान्वित रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है, राजा को इस प्रकार के इस प्रकार का तेजयुक्त आचरण करना चाहिए, जिस प्रकार का आचरण इंद्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चंद्रमा, अग्नि और पृथ्वी का होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो राजा होता है उसको कुछ इस प्रकार से अपना आचरण रखना चाहिए, इस प्रकार से तेजयुक्त आचरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार का आचरण इंद्र का पाया गया है, सूर्य देव का पाया गया है, वायु का पाया गया, यम का, वरुण का और चंद्रमा, अग्नि और पृथ्वी का पाया गया है, ठीक उसी प्रकार से राजा का भी आचरण होना चाहिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे कहते हैं, चाहे कितनी भी विपत्ति में राजा क्यों ना फंसा हो, उसे ब्राह्मण को क्रुद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि राजा कितनी भी विपत्ति में हो, कितना भी कठिन उसका समय क्यों ना चल रहा हो, लेकिन कभी भी उसको किसी ब्राह्मण के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। चौथा चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि राजा का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से प्राप्त संपत्ति को ब्राह्मण को देकर तथा राज्य का कार्यभार पुत्र को सौंपकर युद्ध का प्राण त्याग करे। मतलब युद्ध में प्राण त्याग करें, मतलब कह रहे हैं कि राजा का यह कर्तव्य बनता है कि किसी सभी प्रकार की जो प्राप्त संपत्ति, मतलब जिस प्रकार से भी वो संपत्ति प्राप्त कर रखा है, जितनी भी संपत्ति है उसको क्या करे, ब्राह्मण को दान में दे दे और उसके बाद जो है क्या करे, अपना जो राज्य है उसका कार्यभार अपने पुत्र के हाथ में सौंप कर वो अपना प्राण जो है त्याग दे, युद्ध में जा करके अपना प्राण त्याग दे। ये एक राजा का कर्तव्य होता है। पांचवा यहाँ पे बताया गया है, राजा को अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। राजा क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, वो अपनी इंद्रियों को वश में रखे। ऐसा करने से ही वह धर्म के अनुकूल आचरण करता हुआ शासन कर सकेगा। जब वो अपने इंद्रियों पे वश रखेगा मेरे प्यारे दोस्त, तभी वो क्या करेगा, अपने धर्म के अनुकूल वो क्या कर पाएगा, आचरण कर पाएगा और शासन अच्छे से करेगा, ठीक है। छठी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, राजा को विद्वान, न्यायप्रिय, विनीत और लोकप्रिय होना चाहिए, ठीक है। और सातवें नंबर पे यहाँ पे बात करें तो उसे काम वासना से उत्पन्न 10 व्यासनों से अलग रहना चाहिए। मतलब काम वासना से जो उत्पन्न यहाँ पे 10 व्यासनों की बात की गई है, उनसे वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। वह व्यासन कुछ निम्न प्रकार से यहाँ पे बताए गए हैं। पहला तो उसको जो है शिकार खेलना नहीं चाहिए, दूसरा जुआ चौपड़ा नहीं खेलना चाहिए, उसे दिन में सोना नहीं चाहिए। उसके बाद चौथा यहाँ पे जो है दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। पांचवा यहाँ पे स्त्री का अतिसंग करना नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा स्त्रियों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। आगे मेरे प्यारे दोस्त, उसे जो है मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। गाना बजाना और नाचना से दूर रहना चाहिए, ठीक है। मिथ्या इधर उधर घूमना और झूठ से भी दूर होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है, सुनने देखने से अधिक आसक्ति मतलब में अधिक आसक्ति हो, मतलब खुद देखने और सुनने पर वो विश्वास करे, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं, काम से संबंधित चर्चा करना, बेकार की चर्चा भी उसे नहीं करनी चाहिए। जितना उसका काम है उसी से संबंधित चर्चाएं उसकी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगला 8वां नंबर बताया गया है, इसी प्रकार राजा को क्रोध नहीं करना चाहिए और उसे क्रोध से उत्पन्न निम्न 8 व्यासनों से दूर रहना चाहिए। मतलब अगर क्रोध से जो है उसे क्रोध से उत्पन्न निम्न 8 व्यसन बताए गए हैं जो क्रोध से उत्पन्न होते हैं, वो कभी उसको नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा, उसको कभी चुगली नहीं करना चाहिए, दूसरा उसको बलात्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा उसको ढाह नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और असहिष्णु यहाँ पे असहिष्णुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब दुर्व्यवहार आप कह सकते हैं। बुरे कर्मों में अन्यायपूर्वक धन व्यय करना नहीं चाहिए उसको, मतलब कोई भी गलत काम में उसको अन्यायपूर्वक धन नहीं व्यय करना चाहिए। कठोर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। निम्न नर्म वचन नहीं, कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कठोर वचनों का, जिससे किसी को बुरा लगे, ठीक है। बिना अपराध के दंड नहीं देना चाहिए किसी को भी, ठीक है। बात करें यहाँ पे 9वां चीज़ क्या बताया गया है, 9वां चीज़ बताया गया है कि राजा को हमेशा विनयशील होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका जो स्वभाव है वो विनयशील होना चाहिए, उसके स्वभाव में नम्रता, विनयता ज़्यादा पाई जानी चाहिए। ऐसा होने से उसका कभी नाश नहीं होता है, मतलब वो कभी उसका नाश नहीं होगा, वो एक अच्छे राजा के रूप में आपके सामने दिखाई पड़ेगा। 10वें चीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि राजा को अपनी प्रजा के साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने प्रजा को वो पुत्र माने और खुद को अपना उनका पिता मान करके, जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार करता है, ठीक उसी
प्रकार से एक राजा को अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए। 11वां नंबर यहाँ पे राजा को अश्वमेघ आदि यज्ञ करते रहना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि उसको जैसे अश्वमेघ वगैरह जो यज्ञ होती हैं इन सारी चीज़ों को करते रहना चाहिए और जितने भी उनके वहाँ पे ब्राह्मण पाए जाते हों उन सभी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ठीक है। 12वें नंबर पे राजा को प्रशासनिक व्यवस्था के लिए विश्वसनीय व्यक्तियों को ही रखना चाहिए। जो उसका प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, उसके लिए जो है क्या करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, विश्वसनीय व्यक्ति को ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और प्रशासनिक व्यवस्था का हेड बन गया। ठीक है। बात करें यहाँ पे 13वें नंबर पे बात की गई है कि राजा को गुप्तचरों के माध्यम से अधिकारियों के कार्य की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके अधिकारी किन प्रकार से काम कर रहे हैं उनके लिए उनको गुप्तचर रखना चाहिए और उनसे उनके बारे में जानकारी हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। ठीक है। 14 नंबर पे आपका आता है राजा को युद्ध आदि से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उसको कोई युद्ध का नाम सुन के घबराहट नहीं पैदा हो उसके अंदर। ठीक है। बात करें यहाँ पे आपका 15 नंबर पे क्या आता है, राजा को निम्नलिखित 4 पशुओं के समान प्रवृत्ति करना रखना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि राजा को निम्नलिखित 4 पशुओं के समान प्रवृत्तियां रखना चाहिए। कौन सी? यहाँ पे लिखा है बगुले के समान चिंतन करना चाहिए। किस तरीके से? बगुले के समान होना चाहिए। उसके बाद क्या रख रहे हैं कि सिंह के समान पराक्रम होना चाहिए। एक शेर के समान उसके अंदर पराक्रम होना चाहिए। अरे भिड़ जाएंगे किसी से भी। ठीक है। भेड़िए के समान शत्रुनाश होना चाहिए। जैसे एक भेड़िया अपने शत्रु को देखता है ठीक उसी प्रकार से उसके अंदर भी होना चाहिए। खरगोश के समान शत्रु के घेरे से बाहर निकलने वाला चाहिए। ठीक है। मतलब कितने अच्छे से वो किसी शत्रु के घेरे से बाहर निकल लेता है, वो खरगोश को ही आता है ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये 4 प्रकार के पशुओं की तरह उसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपका जो पहला अंग बताया गया था राजा, दूसरा यहाँ पे बताया गया था मंत्री। ठीक है। मंत्री के ऊपर हम चर्चा करें तो यहाँ पे कहते हैं मनु ने मंत्रियों की नियुक्ति की उपयोगिता बताते हुए लिखा है कि जो कार्य सरल है, ठीक है, जो कार्य सरल है वह भी एक आदमी के लिए कठिन होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो कार्य आपको सरल लगता है वह भी एक आदमी के लिए, किसी ना किसी आदमी के लिए कठिन होता है। विशेषकर महान फल को देने वाला राज्य अकेले राजा से कैसे सुसाध्य हो सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो एक महान फल देने वाला राज्य है वो अकेले राजा से नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है। बात करें इसीलिए राजा को निम्न गुणों से युक्त मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। यहाँ पे बताए हैं कुछ गुण बताए गए हैं, उनके गुण के अनुसार जो है यहाँ पे इनको मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए जो उनके राज्यकाज में उनकी सहायता करें। कौन कौन से गुण बताए गए हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। पहला गुण बताया गया है मंत्री को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है उसे सूरवीर होना चाहिए। ठीक है। शास्त्र का ज्ञान हो पहला। दूसरा उसे सूरवीर होना चाहिए। उसे शस्त्र चलाने में निपुण होना चाहिए। शस्त्र का भी ज्ञान, शास्त्र शस्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा वह उत्तम वंश का हो। ठीक है। ब्राह्मण या क्षत्रिय में से किसी से हो। वहाँ पे अगली बात की गई है 5वां नंबर पे मंत्री को शपथ कर लेनी चाहिए कि वह शपथ का पालन करने वाला हो। मतलब कह रहे हैं कि उसको क्या करनी चाहिए, उसको शपथ कर लेनी चाहिए कि जो वो शपथ ग्रहण कर रहा है, जो राज्य से संबंधित शपथ ग्रहण कर रहा है उसका वो पालन करेगा, किसी भी प्रकार से वो धोखा ना दे। ठीक है। आगे बात करें मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो मनु ने बताया है कि कार्यों की अधिकता और कमी के आधार पर मंत्रियों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। मतलब जैसे कार्य की अधिकता हो जाए तो मंत्रियों को बढ़ा देना चाहिए और कार्य की कमी हो तो उस समय मंत्रियों को कम कर देना चाहिए। मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या 7 से 8 के आसपास होनी चाहिए। कितनी मेरे प्यारे दोस्त? 7 से 8 के आसपास होनी चाहिए। आगे आपको लिखना है इस 7-8 मंत्रियों में एक मंत्री को मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। मतलब जो 7 से 8 मंत्रियों का आप गठन कर रहे हैं उसमें भी एक मंत्री का जो पद हो वो क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त? उसमें एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। मंत्रियों के स्वभाव के आधार पर विभाग का विभाजन करना चाहिए। मतलब उनका स्वभाव कैसा है उसी अनुसार से उनको वही विभाग देना चाहिए। ठीक है। आगे बात करें राजा का कर्तव्य है कि वह सभी मंत्रियों से अलग अलग और एक साथ मंत्रणा करे। मतलब कह रहे हैं कि राजा का यह कार्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि वो पहले तो सभी मंत्रियों से अलग अलग और फिर उन लोगों को साथ बिठा करके उनसे मंत्रणा करनी चाहिए, चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए। इसके साथ ही राजा को अपने सभी मंत्रियों को अपने विश्वास में रखना चाहिए। मतलब कह रहे हैं जितने भी मंत्री हैं उसको अपने विश्वास के ऊपर रखना चाहिए और उनके साथ निकट का वार्ताव करना
वार्ताव करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि उनके साथ क्या करना चाहिए, ऐसे लगाइए कि जैसे उनको ऐसा दिखाना होता है कि जैसे आप ही सब कुछ हो। ठीक है, आगे बात करें मंत्रणा। मंत्रणा यहाँ पे बताया गया है कि मनु ने लिखा है कि राजा को विभिन्न कार्यों से संबंधित मंत्रणाएं अपने मंत्रियों से करनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं जो जिस कार्य को भी करना है उससे संबंधित जो मंत्री हैं उनसे उनको उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मंत्रणा तभी सफल हो सकती है जबकि उसे गुप्त रखा जाए। मंत्रणा तभी सफल होगी, कब होगी मेरे प्यारे दोस्त, जब तक आप उसको गुप्त रखेंगे। मंत्रणा निम्न कार्यों से संबंधित हो सकती है। यहाँ पे कुछ कार्य बताए गए हैं, उनसे संबंधित मंत्रणा हो सकती है। ठीक है, कौन कौन से बताए गए हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। पहले यहाँ पे बताया, पहला कार्य बताया गया है कि किसी कार्य को प्रारंभ करने से संबंधित होनी चाहिए। अगर आप किसी कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं तो उस विभाग से संबंधित मंत्री से आपको क्या करनी चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए, गुप्त बातें करनी चाहिए। किसी कार्य को किसी कार्य की सफलता से संबंधित जो है मंत्रणा होनी चाहिए। ठीक है, देश काल के ज्ञान से संबंधित मंत्रणा होनी चाहिए। बात करें व्यक्तियों, संपत्ति आदि से संबंधित होनी चाहिए। लोगों से संबंधित और धन से संबंधित भी मंत्रणा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 कार्य बताए गए हैं जिनसे संबंधित मंत्रणाएं हो सकती हैं। मंत्रणा स्थल कौन सा होना चाहिए, तो मंत्रियों के साथ मंत्रणा के लिए कौन सा स्थल अधिक उपयुक्त है। मनु ने मंत्रणा के लिए निम्न स्थल बताए हैं। कौन कौन से, आप कहीं पहाड़ में जाकर के इन सारी चीज़ों के बारे में मंत्रणा कर सकते हैं। ठीक है, निर्जन वन में जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं उस वन में जाकर के कर सकते हैं। एकांत महल में कर सकते हैं जहाँ पे कोई अन्य उन चीज़ों के बारे में ना सुन सके। ठीक है, बात करें मंत्रणा में निषेध, तो इस पे बात करें तो मंत्रणा जब हो रही हो तो उस समय निम्न व्यक्तियों को मंत्रणा स्थल से अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से मंत्रणा की गोपनीयता समाप्त हो जाती है। ऐसा ना करने से मंत्रणा की गोपनीयता समाप्त हो जाती है। ये प्रणाली निम्न है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जब आप मंत्रणा कर रहे हो उस समय इन प्रकार के कुछ लोग यहाँ पे बताए गए हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ से अलग कर देना चाहिए। नहीं तो ये अगर रह गए तो आपका जो मंत्रणा है वो गुप्त नहीं रह जाएगी, वो पब्लिक हो जाएगी। ठीक है, पहला तो आपको मूर्ख को अलग कर देना चाहिए, बहरा और गूंगा को अलग कर देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पशु को अलग करना चाहिए, पक्षी, तोता, मैना आदि को अलग कर देना चाहिए। ठीक है, अत्यंत वृद्ध लोगों को भी अलग कर देना चाहिए, स्त्री को अलग कर देना चाहिए, म्लेच्छ को अलग कर देना चाहिए, रोगी को अलग कर देना चाहिए, काम और अधिक अंग वाले प्राणी को अलग कर देना चाहिए। कम और अधिक अंग, जिसके पास अंग की कमी हो या फिर जिसके पास अधिक अंग हो उनको भी क्या कर देना चाहिए, इन चीज़ों से अलग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपके 9 लोग बताए गए हैं जिनको कभी भी मंत्रणा में शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरा यहाँ पे बताया गया है पुर, अर्थात जिसे आप कैपिटल कहते हैं या राजधानी कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तीसरा अंग जो है, तो राजा को एक ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ से सारे राज्य का संचालन आसानी से किया जा सके। मतलब कह रहे हैं कि राजा को एक ऐसे स्थान की, मतलब जिस भी राज्य में वो राज्य कर रहा है तो वहाँ पे एक ऐसा स्थान बनना चाहिए जिससे वो पूरे राज्य का संचालन अच्छे से कर सके। राजा राजधानी के लिए सिर्फ उस स्थान को उपयुक्त समझे जहाँ निम्न विशेषताएं हो। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई राजा है और वो किसी राज्य की राजधानी को नियुक्त करना चाहता है तो उसको निम्न विशेषताओं को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। पहली कौन सी, लिखा है रमणीक वातावरण हो। ठीक है, एक अच्छा माहौल हो, वहाँ पे निवासियों का स्वभाव नम्र हो, वहाँ के जो लोग रहते हो उनका स्वभाव काफ़ी नम्र हो, निवासियों की धर्म में रुचि हो, वहाँ के लोगों को जो है रुचि कहाँ पे हो, धर्म में दिखाई देती हो, जहाँ की हवा खुली हुई हो, जहाँ की हवा क्या हो, खुली हुई हो, जहाँ पर अधिक वर्षा ना होती हो, मतलब बाढ़ आने की कोई आशंका ना रहे, जहाँ सूर्य का पूर्ण प्रकाश आता हो, जहाँ पे सूर्य भगवान का पूरा प्रकाश पहुँचता हो, वह सारी जगह जो होती हैं वो क्या होती हैं, कैपिटल स्थान अर्थात राजधानी बनाने लायक होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भी आपकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जो स्थान धन और धान्य से पूर्ण हो, जहाँ पे काफ़ी अच्छे मात्रा में धन पाया जाता हो, धान्य अच्छा मतलब भरा पूरा हो। आगे बात करें यहाँ पे जो 8वां नंबर उन्होंने बताया, वो बताया है जहाँ जीविकोपार्जन की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मतलब कह रहे हैं वहाँ पे कितने भी लोग हों उनको आसानी से भोजन प्राप्त हो सके। ठीक है, 9वां नंबर उन्होंने बताया है कि जहाँ से शत्रु का भय ना हो। ठीक है, और वहाँ से क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, शत्रु ना पहुँच पाए, इस प्रकार के स्थान को जो है वो
राजधानी अपना बना सकता है। राजधानी का चुनाव करने के बाद राजा को मध्य में एक अन्य दुर्ग का निर्माण करवाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जैसे ही राजधानी का वो चुनाव कर लेता है, उसके बाद राजा को क्या करना चाहिए, मध्य मतलब बीच में एक अन्य दुर्ग का निर्माण करवाना चाहिए। दुर्ग का निर्माण सुरक्षित स्थान में हो तो अधिक अच्छा है। मतलब कह रहे हैं कि जो दुर्ग का निर्माण कराए अर्थात किले का निर्माण कराए, उसका जो स्थान होना चाहिए वो सुरक्षित होना चाहिए। आगे बात करें, दुर्ग के पास की ऋतुएं अनुकूल हों और स्थान मनोहारी हो। मतलब कह रहे हैं उस स्थान की जो ऋतु हो वो क्या हो, अनुकूल हो, काफ़ी अच्छा माहौल हो और वहाँ का स्थान जो है मनोहारी, मतलब वहाँ पे बैठने के बाद लगे कि हाँ भाई साहब कहीं बैठ गए हैं। ठीक है। चौथा अंग जो उन्होंने बताया है वो राज्य बताया है। ठीक है। किंगडम के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रलय काल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रलय काल में यह संसार अंधकारमय, अज्ञेय, चिन्ह रहित, तर्कों से हीन और सर्वत्र सोए हुए के समान है। मतलब कह रहे हैं कि प्रलय काल में क्या हो जाता है, संसार एक अंधकार में दिखाई पड़ना लगता है, अज्ञेय जिसका कोई पता ना हो, ठीक है, चिन्ह रहित जिसका कोई चिन्ह नहीं हो, तर्कों से हीन हो, सर्वत्र सोए हुए के समान था। ऐसी अवस्था में स्वयं शंभु पंच महाभूतों को व्यक्त करते हुए प्रकट हुए। मतलब कह रहे हैं कि स्वयं शंभु मतलब भगवान से लिया गया है, वो क्या हुए, पंच महाभूतों, पांच महाभूतों से निर्माण करते हुए वो खुद प्रकट हुए। स्वयं मतलब स्वयं स्वयंभू ने अनेक प्रजाओं की सृष्टि करने के उद्देश्य से पहले जल की उत्पत्ति की और इस जल की शक्ति रूपी बीज को छोड़ा। मतलब कह रहे हैं कि पहले उन्होंने किया कि प्रजाओं की सृष्टि के लिए पहले उन्होंने क्या किया, इनके उद्देश्य के लिए पहले उन्होंने जल का निर्माण किया और जो जल रूपी शक्ति मतलब जल में शक्ति रूपी बीज डाला। ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं कि वह बीज एक प्रकाश युक्त अंडे के रूप में आकर प्रकट हुआ। मतलब कह रहे हैं कि उसमें जैसे ही शक्ति पड़ी उस जल की बूंद में, तैसे वो क्या हुआ, प्रकाश युक्त, जिसमें अच्छे काफ़ी ज़्यादा प्रकाश रहा और एक अंडे के आकार में प्रकट हुआ। और इस अंडे से सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उससे क्या हुए मेरे प्यारे दोस्त, उसी अंडे से ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ। बात करें नर की संतान होने के कारण जल को नारा कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं कि नर का संतान होने के कारण ही जल को क्या कहा जाता है, नारा कहा जाता है। परमात्मा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, परमात्मा का प्रथम निवास स्थान नारा होने के कारण ही परमात्मा को नारायण की संज्ञा दी जाती है। मतलब कह रहे हैं कि परमात्मा का जो पहला स्थान होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है उनकी, वो जल होती है। ठीक है, जल में होती है और इसी के कारण से नारा में उनका स्थान होने के कारण उन्हें नारायण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। अंडे के भीतर से ये लोक और 7 द्वीपों वाले पृथ्वी का जन्म हुआ। मतलब कह रहे हैं उसी के अंडे के बीच से जो है इस लोक का, जिस लोक में आप बैठे हैं, या फिर कह सकते हैं कि 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों को उत्पन्न किया और इस प्रकार सृष्टि का काम प्रारंभ हुआ। ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हुए उन्होंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों को उत्पन्न किया। जैसे कि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि मुख से जो है, मुख ब्राह्मणों का माना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से जो है मतलब कई सारे यहाँ पे पूरे अंग को बांटा गया है। ठीक है। ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वगैरह से बांटा गया है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, प्रारंभ हुआ। ठीक है। आगे लिखा है, सृष्टि की उत्पत्ति के बाद राज्य की उत्पत्ति हुई। जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति, उसके बाद पूरे सृष्टि में राज्य की उत्पत्ति होने लगी। अनेक व्यक्तियों के उत्पन्न हो जाने के कारण प्रारंभ में राज्य में सर्वत्र अराजकता का वातावरण था। मतलब कह रहे हैं कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग में देखें तो काफ़ी व्यक्तियों के उत्पन्न होने के कारण इसमें अराजकता दिखाई पड़ी। कोई किसी की मानता नहीं था, बस सब अपने अपने में लगे थे। समाज में अस्तित्व के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब कि समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता था। परिणाम यह हुआ कि शक्तिशाली असहायों को परेशान करने लगे। जो शक्तिशाली लोग होते थे वो क्या करते थे, असहाय लोगों को परेशान करते थे। समाज में पूरी तरह आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। मतलब पूरे समाज में क्या हुआ, आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। इस अराजकता को दूर करने के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। ठीक है। राजा की उत्पत्ति के साथ ही राज्य का जन्म हुआ। मतलब कह रहे हैं कि इस अराजकता को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया,
उन्होंने एक राजा का निर्माण किया और उस राजा ने जो है राज्य की निर्माण किया। ठीक है, आगे बात करें, विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनु राज्य के दैवीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मतलब कह रहे हैं जो मनु जी हैं आपके, कई सारे विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत लिए, लेकिन जो आपके मनु हैं वो दैविकीय सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करें, मनु ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न तत्वों के आधार पर होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो निम्न मनु के इस सिद्धांत का प्रतिपादन कुछ तत्व यहाँ पे बताए गए हैं उनके आधार पर होता है। पहला क्या बताया गया है, राजा की सृष्टि स्वयं ईश्वर ने की है। मतलब जो राजा का निर्माण है वो स्वयं ईश्वर ने किया है। आगे बात करें, राजा की सृष्टि का उद्देश्य अराजक अव्यवस्था का अंत करना और शांति व्यवस्था स्थापना था। मतलब कह रहे हैं कि जो राजा का निर्माण करने का एम था, जो उद्देश्य था, वो था कि जो अराजकता पूरे विश्व में फैली थी उसको दूर करना था। और क्या करना था मेरे प्यारे दोस्त, उसको दूर करना था और पूरी माहौल में, पूरे विश्व में शांति पैदा करना था। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आया, राजा देवताओं का संक्षिप्त सार रूप है। मतलब कह रहे हैं कि राजा को आप देवता का ही एक छोटा रूप कह सकते हैं। राजा स्वर्ग के जिन 8 देवताओं का सारभूत रूप है वह इस प्रकार से हैं, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर। मतलब कह रहे हैं कि इन 7 रूपों के जो आपके क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्वर्ग में जो ये 7 आपके देवता पाए जाते हैं, इन्हीं को मिला करके जो है, इन्हीं के स्वभाव को, इन्हीं के कला को मिला करके एक राजा का निर्माण होता है। आगे यहाँ पे आपका चौथा नंबर आ जाता है, उन्होंने कहा है कि वह मनुष्य जो उससे श्रेष्ठ है, मतलब वो क्या है, मनुष्य से ऊंचा होता है, वह मनुष्य के रूप में महान देव है। मतलब मनुष्य के रूप में क्या है, एक महान देवता के समान है तथा सभी प्राणियों से अधिक तेजवान है। वो सभी प्राणियों से क्या है, काफ़ी ज़्यादा तेजवान है। ठीक है, बात करें दूत की नियुक्ति। दूत की नियुक्ति हम किस प्रकार से करते हैं, मनु ने राज्य कार्य के संचालन के लिए राजदूतों की नियुक्ति को महत्वपूर्ण स्थान माना है। ठीक है, मनु का विचार है कि दूत ही, क्या मेरे पास दोस्त, जो दूत होता है, दूत ही सभी प्रकार के कार्यों को कर सकता है। दूत शत्रुओं से मिलाप तथा मिले हुए में फूट डालने का कार्य करता है। जो दूत होता है वही क्या करता है, किसी भी, अगर आपका कोई शत्रु है तो आप दोनों में जो है क्या मेरे दोस्त मित्रता मिला देगा और चाहे तो आप दोनों में फूट भी पैदा कर सकता है। मनु के अनुसार राजदूतों में निम्न विशेषता का होना आवश्यक है। उन्होंने राजदूतों की भी कुछ विशेषताएं बताई हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता उन्होंने बताया है कि दूत को अनुरुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त, अनुरुक्त होना चाहिए। ऐसा होने से शत्रुओं में भी मेल मिलाप करके कार्य की सिद्धि करा सकता है। मतलब वो उसको उदासीन टाइप का होना चाहिए, वो दोनों तरफ की बातें कर सके और अच्छे से बात कर सके। ठीक है, दूसरी विशेषता उन्होंने ये बताई है, बताते हैं कि उसे स्त्री, धन आदि आसक्ति से दूर रहना चाहिए। मतलब जो दूत होता है उसको स्त्री और धन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिसके पास स्त्री या धन ऐसी चीज़ें आ जाती हैं वो क्या हो जाता है, सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, वो अपने कार्यों से दूर हो जाता है। उसे चतुर होना चाहिए, तीसरी विशेषता उन्होंने बताई है। ऐसा होने से वह मौके का लाभ उठाने में नहीं चूकेगा। मतलब कह रहे हैं कि जब वो चतुर होगा तभी वो जो भी मौका मिलेगा उसका अच्छे से वो लाभ उठा पाएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं, चौथा नंबर विशेषता वो बताते हैं कि उसे स्मरण शक्ति वाला होना चाहिए। मतलब उसको सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। ऐसा होने से वह संदेश को विस्मृति नहीं करेगा। मतलब उसको जो संदेश उसको दिया जाएगा उसको वो कभी भूलेगा नहीं। पांचवा नंबर यहाँ पे बताया गया है कि उसे देश और काल में जानकार होना चाहिए। मतलब जिस देश में वो रह रहा है उस देश और काल का, उस समय का जो है काफ़ी अच्छा विद्वान भी होना चाहिए। ठीक है, छठा नंबर विशेषता उन्होंने बताई है कि उसे अच्छे रूप का होना चाहिए। मतलब देखने में वो अच्छा होना चाहिए जिससे उसके वचनों का दूसरों पर अच्छा मतलब प्रभाव पड़े। मतलब कह रहे हैं कि जब वो अच्छे रूप का होगा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, तभी लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। सातवां विशेषता उन्होंने ये बताई है कि उसे निर्भय होना चाहिए, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए, जिससे वह अप्रिय और कठोर संदेश को बिना किसी हिचकिचाहट के कह देगा। मतलब कह रहे हैं कि जिससे वो क्या, कि अगर आप कोई अप्रिय संदेश या कठोर संदेश भी उससे भिजवाते हैं तो वो बिना हिचकिचाहट के उन सारी चीज़ों को कह सके। ठीक है, आठवीं विशेषता वो बताते हैं कि उसे संस्कृति और युक्ति युक्त वचनों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से अच्छे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। नौवां नंबर उन्होंने बस विशेषता बताई है कि उसे संधि, विग्रह आदि से में निपुण होना चाहिए। मतलब संधि का मतलब होता है मिलाना और विग्रह का मतलब होता है अलग।
तो वो मिलाने और अलग करने में भी क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। 10वीं विशेषता उन्होंने बताई है कि उसे आय और व्यय में कुशल होना चाहिए, मतलब उसके पास जो धन आता है कमाने के लिए और उसको खर्च करने में भी काफ़ी निपुणता उसको प्राप्त होनी चाहिए। जो 11वीं विशेषता उन्होंने बताई है, वो बताई है कि उसे अनेक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, मतलब एक भाषी नहीं होना चाहिए, उसको अनेक भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। 12वीं विशेषता उन्होंने बताई है कि उसे सबका विश्वास पात्र होना चाहिए, मतलब उसे क्या होना चाहिए, एक सभी लोग उसके ऊपर विश्वास भी कर सकें, ठीक है। और जो उन्होंने 13वीं विशेषता बताई, वो बताई है कि वह अपना कार्य किसी स्वार्थ अथवा नशा की वशीभूत होकर ना करने वाला हो, मतलब कह रहे हैं कि जो वो कार्य करे वो किसी स्वार्थ या किसी आशा, सॉरी नशा कह दिए वो हो जाता है, तो वो मतलब किसी स्वार्थ और किसी चीज़ की आशा रख करके ना करता हो, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है जो 14वीं नंबर विशेषता बताई गई है, उसे निम्न परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए, मतलब जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार उसको अपना कार्य करना चाहिए, ठीक है। अगली हेडिंग जो आपकी होगी वो होगी अंतर्राज्य संबंध। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अंतर्राज्य संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करें तो राजनीति शास्त्र में एक राज्य से दूसरे राज्य का संबंध को पराराष्ट्र संबंध, विदेश संबंध या फिर आदि के नाम से जाना जाता है। मतलब कह रहे हैं जब एक राज्य दूसरे राज्य का जो संबंध बताता है उसको हम जो है क्या कह सकते हैं, परराष्ट्र संबंध कह सकते हैं या विदेश संबंध भी कह सकते हैं, ठीक है। किसके, राजनीति शास्त्र के अनुसार। मनु ने इस समस्या पर भी गंभीर से विचार किया है। मनु का विचार है कि अंतर राज्य संबंधों का मुख्य उद्देश्य राज्य को सुदृढ़ और समृद्ध बनाना है। जो मनु जी हैं इसके ऊपर अच्छे से विचार करते हुए कहते हैं कि जो अंतर राज्य संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो राज्य है उसको अंदर से सुदृढ़ बनाना चाहिए और समृद्ध बनाना चाहिए, इसके साथ ही शक्ति संतुलन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। मतलब कह रहे हैं कि जो शक्ति है उसका संतुलन अच्छे से रहे, इस पे जो है अच्छे से फोकस किया है मनु जी ने। और आगे लिखा है कि अंतर राज्य संबंध के लिए मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य मंडल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, राज्य मंडल के सिद्धांत का जानना अनिवार्य है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप अंतर राज्य संबंध मतलब एक दूसरे अंतर्राज्य संबंध के लिए अगर जानकारी बारे में जानना चाहते हैं अच्छे से, तो मनु के द्वारा एक प्रतिपादित राजमंडल का सिद्धांत है, उसको आपको जानना काफ़ी जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं राजमंडल का सिद्धांत क्या है मनु का। तो यहाँ पे दिखा है कि हेडिंग डालना होगा आपको राजमंडल का सिद्धांत। इसमें देखें सामान्यतया यह देखा गया है कि पड़ोसी राज्य आपस में संबंधों की स्थापना कर लेते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो आप आसपास के राज्य होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में संबंध एक पैदा कर लेते हैं। मनु ने कई पड़ोसी राज्यों से बने संघ को राज्य मंडल के नाम से संबोधित किया है। मतलब कह रहे हैं जब 2 से 3 राज्य आपस में मिलकर के एक संघ बना लेते हैं तो उसको जो है मनु ने एक नाम दिया है, और क्या नाम दिया है, उसका नाम राज्यमंडल रखा है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा राज्यमंडल में सम्मिलित सभी राज्यों की प्रकृति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, राज्यमंडल में सम्मिलित सभी राज्यों की प्रकृतियों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो उन्होंने क्या बताया है, मध्यम प्रकृति होनी चाहिए सभी राज्यों की। 1 मिनट, कैसी मेरे प्यारे दोस्त, तो उन्होंने बताया है कि जो राज्य की प्रकृति पहली होनी चाहिए वो मध्यम होनी चाहिए, ठीक है। मध्यम राजा वह है जो दोनों विरोधियों में संधि होने पर अनुग्रह करने में और विरोध होने पर दंड देने में समर्थ हो। मतलब कह रहे हैं कि जो मध्यम राजा होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अगर आप विरोधी हैं तो आप में विरोधियों से संधि करने में, मतलब अगर आप विरोधी हैं तो आपसे वो संधि मतलब संबंध पैदा कर सकता है। होने पर विरोधियों से संबंध होने पर अनुग्रह, मतलब अगर आप कोई विरोधी हैं और उनमें संबंध पैदा हो जाता है तो राजा क्या कर सकता है, उनके लिए अनुग्रह भी कर सकता है, ठीक है। और अगर विरोधी हो जाता है कोई राज्य तो उसके लिए दंड देने में भी समर्थ हो, वो आपका मध्यम में आ जाता है, ठीक है। दूसरी आपकी जो है बताया है वो क्या बताया है, उदासीन। इसमें जो है जो बिजीगीप गीपू बिजीग्यू मतलब पता नहीं क्या है, ठीक है। तथा मध्यम राजाओं के एकमत होने पर अनुग्रह करने में और विरोधी होने पर दंड करने में समर्थ हो। वही चीज़ फिर लिख दिया, कह रहा है कि मध्यम राजाओं के एकमत होने पर अनुग्रह भी कर सकता है और अगर उनमें विरोध पैदा हो जाए तो उन्हें दंडित भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा आ गया बिजिगीसु, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बिजिगीसु। इसमें देखें तो जो राजा अधिक उत्साह, गुण प्रकृति से समर्थ है और विजय की इच्छा रखने वाला हो वही क्या होता है, गीसू होता है, ठीक है। इसमें आपके कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं।
ठीक है। चौथा नंबर यहाँ पे बताया गया है शत्रु। शत्रुओं के 3 प्रकार बताए गए हैं यहाँ पे, कौन-कौन से? सहज शत्रु, ठीक है, जैसे कि चचेरा भाई आदि, ये सारे सहज शत्रु में आते हैं। कृत्रिम शत्रु, बुराई आदि के कारण बना शत्रु, जो आपकी बुराई कर रहा हो उसके कारण से जो आपका शत्रु बन जाए, वो आपका कृत्रिम शत्रु में आता है। और तीसरा जो है राज्य के सीमावर्ती शत्रु, मतलब जो राज्य के आपके पड़ोस में रहते हैं और वो आपके राज्य पे कब्जा करना चाहते हैं, तो वो भी आपके एक शत्रु होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के शत्रु की व्याख्या की गई है, ठीक है। बात करें शाखा प्रकृतियाँ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शाखा प्रकृतियों के बारे में, तो राजमंडल के ऊपर 4 प्रकार की प्रकृतियाँ बताई गई हैं। किसके ऊपर मेरे प्यारे दोस्त? राजमंडल के ऊपर जो है, राजमंडल आपको याद है ना कि 3 से 4 राज्यों का समूह जो है राजमंडल कहलाता है, तो उसके ऊपर जो है 4 प्रकृतियाँ बताई गई हैं। इन 4 प्रकृतियों के अतिरिक्त मनु ने 8 शाखा प्रकृति भी बताई है। कितनी मेरे प्यारे दोस्त? 8 शाखा प्रकृति बताई हैं, जो इस प्रकार से हैं, ठीक है। आठों के बारे में हम देख लेते हैं। पहली प्रकृति उन्होंने बताई है कि मित्रता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी उन्होंने बताई है कि पाषाणी ग्राह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अरिमित्र होना चाहिए, ठीक है। आक्रंद होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पारिश्रणी ग्राहसार होना चाहिए, ठीक है। मित्र होना चाहिए और आक्रंदसार होना चाहिए, ठीक है। क्या? आक्रंदसार होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं अन्य प्रकृतियाँ उन्होंने क्या बताई हैं। तो उन्होंने बताई है, मनु ने 12 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया है, ठीक है। इन 12 प्रकृतियों में से प्रत्येक की 5 द्रव्य प्रकृतियाँ होती हैं। इस प्रकार राजमंडल की कुल 72 प्रकृतियाँ हुई, ठीक है। राजमंडल की 5 द्रव्य प्रकृतियाँ कौन-कौन सी ये आप देख लीजिए। पहला तो प्रधानमंत्री एक होना चाहिए, दूसरा आपका राष्ट्र होना चाहिए, तीसरा किला होना चाहिए, चौथा धनकोष और पाँचवाँ दंड क्या प्रावधान होना चाहिए। तो 5 ये आपके क्या हैं? द्रव्य प्रकृतियाँ हैं, ठीक है। आगे बात करें तो विदेश नीति का सिद्धांत के बारे में चर्चा करें, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हो सकता है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत, हो सकता है कि मतलब ना कनेक्ट कर पा रहे हों। तो और मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक क्लास इससे पहले पढ़ाई थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, यही पुरानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।